Hi everyone, welcome back to the channel. So students, we are back with another 10 questions regarding your economics MCQs. So let's focus on our first question, that is, an inferior commodity is one which is consumed in smaller quantities when the income of consumer becomes what? So students, question क्या बोल रहा है? Question कह रहा है कि जो inferior commodities होती हैं, inferior commodities कौन सी होती हैं? जिनकी क्वालिटी जो होती है वो लो होती है, ठीक है. सो ये पूछ रहे हैं कि अगर वो कमोडिटीज़ एक इंसान कंज्यूम कर रहा है एंड अगर उसकी इनकम जो है, जब हम इन्फीरियर कमोडिटी जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कब उसकी कंजप्शन कम हो जाएगी. क्या जब हमारी इनकम निल हो जाएगी तो क्या हम इन्फीरियर कमोडिटीज़ की कंजप्शन कम कर देंगे? नहीं. अगर हम बोल रहे हैं कि उसकी क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी जो है वो कम है, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि वो कहीं ना कहीं मार्केट में सस्ती भी होगी. तो अगर मेरी इनकम निल होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशन में तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय एनीथिंग, तो दिस इज़ नॉट योर आंसर. रिमेन्स द सेम. अगर मेरी इनकम सेम रहेगी तो ऑब्वियसली डिमांड भी उस चीज़ की उतनी ही रहेगी. मेरी इनकम बढ़ने से कोई भी डिमांड में, मेरी इनकम सेम ही है तो मेरी डिमांड बढ़ या घट नहीं सकती है. ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी तो क्या होगा. अगर इनकम कम हो जाएगी तो क्या इन्फीरियर कमोडिटीज़ को कंज्यूम करना भी कम हो जाएगा? नहीं. अगर इनकम कम हो जाएगी उल्टा और प्रेफरेंस किसको चली जाएगी? सस्ती चीज़ों की तरफ, क्वालिटी लेस की तरफ, इन्फीरियर कमोडिटीज़ की तरफ. सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट डी, दैट इज राइजेस. सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि इन्फीरियर कमोडिटी की कंजप्शन कब कम यूनिट्स में होगी? जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी. सो ऑटोमेटिकली जब इनकम बढ़ेगी तो आप किस पे शिफ्ट करेंगे? आप इन्फीरियर कमोडिटीज़ की बजाय नॉर्मल कमोडिटीज़ पे शिफ्ट करना प्रेफर करेंगे और इनकी कंजप्शन कम हो जाएगी. लुक एट योर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज इन लॉन्ग रन equilibrium the pure monopolist can make pure profits because of what? So students, I'm giving you a moment to take the screenshot and then I'm going to come back and explain you this particular question. Okay students, so second question is, in long run equilibrium the pure monopolist can make pure profits because of what? So ये पूछ रहे हैं कि monopolist जो है, monopolist जो कि एक सिंगल होल्डर ऑफ द फर्म है और लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है जिसके पास, ठीक है, वो मोनोपोलिस्ट जो है वो अपना प्योर प्रॉफिट लॉन्ग रन में कैसे बनाता है? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये नहीं है कि वो अपने हायर प्राइजेस के कारण बनाता है. नहीं. क्यों? क्योंकि सबके लिए इक्वल हायर प्राइजेस नहीं होते हैं. यहाँ पे इट इज़ अ डिफ्रेंसिएशन, कौन सी सेक्शन के लिए कितना चार्ज कर सकते हैं. इट इज़ ऑल इन दी हैंड्स ऑफ मोनोपोलिस्ट. मोर ओवर, बेशक वो मोनोपोलिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस जो है वो रख सकता है, ठीक है. स्टूडेंट्स, इसका आंसर है एडवर्टीजमेंट भी इसका आंसर नहीं है. वाई? बिकॉज मोनोपोलिस्ट एक सिंगल ही वो है, उसको इतनी प्रमोशन एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है. इसका आंसर है ब्लॉक्ड एंट्रीज. क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्ट का कोई भी कंपटीशन ही मार्केट में नहीं आता है. उसकी एंट्रीज इतनी ब्लॉक हैं, इतना उसमें ब्लॉक्ड है कि उसका कोई भी कंपटीशन नहीं आ पाता है. दैट इज़ द रीज़न मोनोपोलिस्ट जो है वो सिंगल हैंडेडली एक पूरा प्रॉफिट जो है वो अर्न करता है. सो आंसर, करेक्ट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन ए, दैट इज ब्लॉक्ड एंट्री. Now let's see your question number 3, that is, if firm's average cost curve is falling then marginal cost curve must be what? So if the firm's average curve is falling then marginal cost curve must be below the average cost. So students, we have done a graph related to this as well. You can definitely refer to that particular graph in the previous videos. Now let's see your fourth question, that is, when two goods are perfect substitute for each other. So what do we mean by perfect substitute? परफेक्ट सब्सिट्यूट होगा कि एक की जगह दूसरा आराम से ले सकते हैं. एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है इसकी, वो क्या है? हमारी टी एंड कॉफ़ी. सो व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्सिट्यूट्स फॉर ईच अदर,
MRS क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या अगर दो गुड्स आपस में एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल करेगा? ए इज नॉट योर करेक्ट आंसर। क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट राइज करेगा? जब वो एक दूसरे का, हम बोल सकते हैं एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक दूसरे की जगह आराम से ले सकती हैं, तो स्टूडेंट्स MRS जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी सेटिस्फैक्शन मैं बोल रही हूँ कि उसको मैं, चलो ये नहीं है तो ये कर सकते हैं, सो MRS विल रिमेन कांस्टेंट। एंड इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि अगर हमारा MRS इज़ कांस्टेंट, व्हाई? बिकॉज गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो स्टूडेंट्स इधर इस कंडीशन में हमारी IC कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कौन सी कंडीशन में? व्हेन योर MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि कर्व जो है, IC कर्व जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शो करती है। लेकिन अगर MRS रहेगा ही कांस्टेंट, सपोज अगर वो कांस्टेंट है तो हमारी IC विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज अ स्पेशल फीचर। येस, indifference curve can be a straight line, but when goods are the perfect substitutes for each other and when your MRS marginal rate of substitution is constant. Now let's see the fifth question, that is product differentiation is the most important feature of what? So पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन जो है, मतलब प्रोडक्ट में वेरिएशन, प्रोडक्ट जो है दे कैन बी सिमिलर बट थोड़े से वेरिएशन इट कैन बी इन साइज, कलर, क्वांटिटी, शेप। सो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कौन सी मार्केट का फीचर है? क्या वो मोनोपोलिस्टिक का फीचर है? क्या वो मोनोपोली का फीचर है? क्या वो ओलिगोपोली का फीचर है? या वो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है? सो स्टूडेंट्स वो किसका फीचर है? वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। लेट्स सी द सिक्स्थ वन। अभी इन दोनों का जो है आपको पता है, मोनोपोली इज जहाँ पे एक ही होल्डर है तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की बात नहीं आती है। ओलिगोपोली जहाँ पे देयर आर फर्म्स, देयर आर लार्ज साइज फर्म्स ऑफ अ थिंग जो कि मार्केट में जिसकी नीड है, लेकिन एक छोटा ही ग्रुप है, एक कम ही नंबर की जो है वो फर्म्स ओलिगोपोली में वर्क करती हैं। एग्जाम्पल किसकी हो सकती है? हमारी कार्स की, कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ की, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स मोनोपोलिस्टिक है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड हाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड हाई का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड में वेरिएशन आती जाती रह सकती है। तो ये किस कारण से होता है? इट्स वेरी हाई प्राइस? नहीं, दिस इज़ नॉट द केस। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ये क्या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि प्राइस में वेरिएशंस, ये ऑप्शन हमें ये नहीं बोल रहा कि प्राइस में वेरिएशन। दो हमें पता है कि चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड में क्या आ जाएगी? इलास्टिसिटी होना स्टार्ट हो जाएगी, चेंजेस आने लगेंगे। बट ये नहीं बोल रहा है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ये प्राइस बार बार जो है वो वेरिएशंस दे रहे हैं। नो, बार बार हाई हो रहा है, ये बोल रहे हैं उसका एक हाई प्राइस। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट द आंसर। इट्स वेरी लो प्राइस, अगेन नॉट एन आंसर। इसका आंसर है स्टूडेंट्स लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सो ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज हम एक टूथपेस्ट की अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे कितने ज़्यादा जो है वो उसके जो है उसके रिप्लेसमेंट में चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। टी एंड कॉफ़ी की एग्जांपल ले लें तो टी के बदले कॉफ़ी भी हो सकती है। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली अगर प्राइस बढ़ता है, क्यों? क्योंकि उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो हाई ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 रुपये की आज टूथपेस्ट खरीद रहे हैं और कल वो 15-20 रुपये की हो जाएगी, सो यू विल प्रेफर कि कल आप दूसरी खरीद लो। सो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? हाई है। Let's see your question number 7. The following are some of the costs of clothing manufacturers. So यहाँ पे जो options है वो कौन से options है? वो options है clothing manufacturers किन किन चीज़ों पे cost incur करते हैं। State which of the following, state which among them will you consider as a fixed
कॉस्ट। सो ये पूछ रहे हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी कॉस्ट को आप फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मानेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जो करनी है, जो इनकर करोगे ही करोगे, डजेंट मैटर प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये वो कॉस्ट है जो इनकर करेंगे। ए, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, नो इट इज़ जस्ट अ रॉ मटेरियल, जब चाहिए है क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर जब चाहिए है तब लोगे, ठीक है, रॉ मटेरियल अपने हिसाब से लेंगे, कितनी प्रोडक्शन करनी है कितनी नहीं। सो दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट, इंस्टेड दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। वाई? बिकॉज इट कैन चेंज। अनदर, पीस वेजेस पेड टू वर्कर्स, डेफिनेटली वर्कर्स को वेजेस कब देंगे? वर्कर्स को वेजेस तब देंगे जब वो काम कर रहे होंगे। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी योर वेरिएबल cost. Your C option is depreciation on machines owing to time. So students, this is your correct answer. C part की depreciation of machinery तो होना ही होना है, which अगर हम उसको रख रहे हैं wear and tear होता ही है, यूज़ करेंगे wear and tear है, एक लाइफ होती है प्लांट्स की। अगेन अगर आप आज 1 लाख का कुछ खरीद के आ रहे हो, अगर आप कल को उसको बेचने जा रहे हैं तो वो कंप्लीट 1 लाख में नहीं बिकेगा, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस 80,000 और 50 और इवन लेस में भी सेल हो सकता है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स ओइंग टू टाइम। डी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, विच इज नॉट योर आंसर। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रनिंग मशीन्स। नाउ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर इतना लिखा होता तो मैं बोल सकती थी कि हाँ ये तो एक फिक्स्ड कॉस्ट बन सकता है, बट वहाँ पे क्या लिखा है? फॉर रनिंग मशीन्स, तो स्पेसिफाई कर दिया है। सो डेफिनेटली जितना मशीन चलाओगे, आज 10 आवर्स चला रहे हो, कल 8 आवर्स चला रहे हो, परसों 12 आवर्स चला रहे हो, वेरिएशन आएगी। सो इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज ऑफ दैट वेरिएशन यहाँ पे कॉस्ट भी चेंज होता रहेगा। Let's focus on our 8th question, that is the cost that a firm incurs in hiring or purchasing any factor of production is what? So ये पूछ रहे हैं कि जो फर्म जो है वो जोन सी भी कॉस्ट वो इनकर करती है बाहर से चीज़ों को हायर करने में या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने में, वो कौन सी कॉस्ट है स्टूडेंट्स? दैट इज़ योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसके ऊपर आई हैव डिलीवर्ड 1 लेक्चर एज वेल, जिसमें पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करी है। Now let's see question number 9, that is for dash goods. Increase in income leads to increase in demand. पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी टाइप की गुड्स है? एबनॉर्मल, नॉर्मल, इंफीरियर और सुपीरियर, ऐसी कौन सी टाइप की गुड्स है जिनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है इनकम बढ़ने के साथ साथ? अब यहाँ पे प्राइस की बात नहीं चल रही है। हम बोलते हैं कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, नहीं, यहाँ पे प्राइस एक्सक्लूड करें, ये बोल रहे हैं प्राइस सेम ही है और उसकी डिमांड जहाँ पे 5 यूनिट्स थी और अगर मेरी इनकम बन जाए, बढ़ जाए, तो वो कौन सी गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स? नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। योर 10th क्वेश्चन सेज लेसर प्रोडक्शन ऑफ डैश वुड लीड टू लेसर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। कौन सी ऐसी चीज़ का लेस प्रोडक्शन फ्यूचर में हमारी प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा? सो लेस प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इज गोइंग टू इफेक्ट और इज गोइंग टू मेक lesser production of commodities in future. So capital goods कौन सी होगी? मशीनरी, प्लांट, इन सब की इंस्टॉलेशन। अगर इसमें ही खर्चा नहीं होगा, इसको ही प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, तो कैसे इन फ्यूचर हम बोलेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। सो अल्टीमेटली कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो इन फ्यूचर जिनके थ्रू जो एक मीडियम है प्रोडक्शन करने का इकोनॉमी में, अगर वही कम होगा तो अल्टीमेटली लेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फ्यूचर भी होगा। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कवर्ड योर नेक्स्ट 10 MCQs रिगार्डिंग योर इकोनॉमिक्स। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस जो है वो समझ आए हैं। टिल देन कीप अप योर प्रैक्टिस हाई एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।